यस, कल आपने देखा था हमारी जो क्लासेस थी, लास्ट क्लास जो हमने एक क्वेश्चन लीव कर दिए थे, वो हमारी एक लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो था कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, संख्या दी गई है या नंबर दिया गया है, और वो नंबर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप 4508 के समीपतम, मतलब कि उसके पास कौन सा ऐसा नंबर होगा या संख्या होगी जो 21 या 21 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा या विभक्त हो जाएगा। अगर आपको ये निकालना है तो इसके दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों में आपके दो अलग अलग आंसर आएंगे, मतलब कि आपके पास दो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं और दोनों ही सही होंगे। समीपतम बोला है तो समीपतम हमें यहाँ से एक बात अपने माइंड में क्लियर रखनी होगी, समीपतम मतलब वह संख्या बड़ी भी हो सकती है या वो संख्या छोटी भी हो सकती है, मतलब आंसर बड़ी भी आ सकती है और आंसर छोटी भी आ सकती है, इसलिए दो ऑप्शंस इसके आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपके पास दिया गया कि 4508 के समीपतम मतलब कि निकट आपको निकालना है, नंबर निकालना है जो कि 21 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। जब कभी अगर आपके पास इस तरीके से कह रहा है तो आप 4508 को सबसे पहले डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप इसे डिवाइड करते हो, जितना कैलकुलेशन फास्ट आप करोगे उतने जल्दी सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। 4508 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले डिवीजन प्रोसेस बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा। 21 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आया 5 से 2 3 और यहाँ पे आया 0, तो आ जाएगा 21 1 ज़ा, तो आपके पास फिर आ जाएगा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 9। अब अगर आप 4 से, आई थिंक सो 4 से करके देखें, 4 1 ज़ा यहाँ पे 98 आ गया, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यस। अब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, मतलब कि आपके पास 1 4 क्या आया, रिमाइंडर आया। यहीं से आपके पास क्लियर होता है। अगर मान लीजिए दो आंसर कैसे निकलेंगे, अगर वो कहता है कि 4508 के दो आंसर निकलेंगे, जाहिर सी बात है समीपतम या तो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम एक बार क्या करेंगे, इस 4508 में एक बार हमारे पास ये जो 14 दिया हुआ है रिमाइंडर, हम उसे माइनस कर देंगे, इसे डायरेक्ट माइनस कर देंगे। माइनस करने में जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर रहेगा। जैसे 8 से 4 गए, बचे आपके पास 4, 10 से 1 यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये आ गया 4 और ये आ गया 4। फिर से देख लीजिए, 8 से 4 गए 4, ये 10 से 1 9, ये 4 ये 4, तो ये एक उत्तर आ जाएगा आपके पास। दूसरा उत्तर अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, 4508 ये तो एज इट इज़ नंबर है जो आपके पास प्रश्न में दिया गया है। अब आप इसमें ऐड करोगे, किसे ऐड करना है, ऐड करने से पहले आपके पास ये जो क्वोशिएंट या फिर भागफल दिया गया है इसे आप रखोगे और इसमें आप घटा दोगे। किसे घटाना है, रिमाइंडर या शेषफल जो आपका निकला था ये 14, तो 21 से अगर 14 आप घटाते हो तो आपके पास कितना बचता है, 7, 14 और 6 20, 20 और 1 27, तो ये आप सीधा सीधा इस 7 को यहाँ जोड़ दोगे तो 8 6 14, 14 1 15 का 5 हासिल आई 1, ये 1 और ये 5 आया और ये 4, तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। एक आंसर आया 4494 और दूसरा आया 4515 और ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। इसलिए आप को कई जगह आपके टीचर्स ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है तो वो आपको ये कहेंगे कि आपके पास जो भी संख्या दी गई है 4508 में, इसमें वो कहते हैं कि आपके पास जो भी शेषफल या ये रिमाइंडर निकला है आप उसे माइनस कर दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। हमें आसान लगने लगता है मैथ्स, एक्चुअल में इसका रीज़न ये है। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि कुछ और निकालिए दूसरा, तो 4508 में हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब आप क्या करिएगा, माइनस तो करिएगा मगर उससे पहले 21 आपको प्लस करिएगा, मगर आपके पास भागफल या क्वोशिएंट है उसमें से आप रिमाइंडर या शेषफल को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उसको ऐड कर दीजिए, आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार के ट्रिक की बात करते हैं, ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए 4515 4494 जो हमारा उत्तर निकला। तो इस प्रकार की आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं सारा बुक आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, वो है आर एस अग्रवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि आपको एक क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिया गया है। अब आप इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट जो दिया गया उसमें आपको इकाई अंक निकालने बोल रहा है। इकाई अंक मतलब यहाँ पर क्या होगा, इकाई अंक कहने का मतलब है वो उसको यूनिट डिजिट निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए, जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो यूनिट डिजिट निकालते वक्त हम सिर्फ इनके यूनिट वैल्यूज़ को ही
कंसिडर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे। जैसे कि अगर आप गुणा करते हो 6 8 जा, तो 6 8 जा आपके पास कितना आ जाएगा 48, या फिर 8 छके 48। ठीक है, 48 तो आपके पास निकला, मगर उस 48 में भी सिर्फ आप 8 की बात करोगे 48 में, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है। अब आपके पास यहाँ 9 था, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 9 8 जा, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देगा वो 9 8 जा 72 या फिर 72। अब 72 के सिर्फ इससे बात करेंगे क्योंकि इकाई अंक या यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। अब लास्ट वाले नंबर का फिर से यूनिट डिजिट ले लोगे तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और इस प्रकार से आपका उत्तर बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसका सॉल्यूशंस आपके इजी निकलेगा। इकाई अंक या यूनिट डिजिट निकालने बोल रहा है तो आप दिए हुए सभी प्रश्नों के अंकों का या फिर क्वेश्चन में जो डिजिट्स दिए गए हैं उनके सिर्फ यूनिट डिजिट्स को आप लीजिए और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। फोर जो हमारा उत्तर निकला। अब इसके बाद इस प्रकार के कुछ प्रश्न दिए रहते हैं 3527 और उसमें काफ़ी बड़ी वैल्यू दी गई है पावर के रूप में। अगर आप देखते हो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 3527 टू दी पावर 654 654, इतनी बड़ी पावर दी गई है और वो ये कह रहा है कि आप इसकी इकाई अंक ज्ञात करिए, यूनिट डिजिट निकालिए। तो इसका भी आसान सा तरीका है, इसका सीधा सीधा मेथड का जो नाम है वो साइक्लिसिटी। आपको साइक्लिसिटी पर ध्यान देना है। और जब कभी हम सामान्यतः जब हम साइक्लिसिटी की बात करते हैं तो 4 लगभग 4 हमेशा लगभग हमारे पास आएगा और उस 4 की साइक्लिसिटी को स्टेप में लेते हुए हम इसे हल करेंगे। कैसे करेंगे अब इसे देखते हैं। यहाँ पर जब आपके पास ये दिया गया है तो आपने क्या किया, आपके पास 3527 और यहाँ पे दिया है 654। तो हमारे पास क्योंकि इकाई अंक या यूनिट डिजिट निकालने बोल रहा है तो इतनी बड़ी वैल्यू का सिर्फ हम यूनिट डिजिट या इकाई अंक लेंगे। वो इकाई अंक सिर्फ हमारे पास क्या है 7, उस 7 को रखिए। अब 7 के ऊपर पावर क्या दिया गया 654। अब इस पर हमें वर्क करना है। एक चीज़ हमें याद रखना है कि 7 की अगर हम साइक्लिसिटी देखते हैं तो 4 होता है। कैसे वो देखते हैं पहले वो समझ लीजिए। 7 है, 7 को अगर 7 से गुणा या प्रोडक्ट अगर हम निकालते तो 7 7 49, तो ये उत्तर देता है आपके पास 49। 49 में या हमें सिर्फ बात करना है इस 9 की, क्योंकि इकाई अंक की हम बात करें। अब ये 2 आ गया, मैंने 4 की बात किया हूँ, साइक्लिसिटी कितना आएगा 4। तो एक और गुणा करिए 7 में, अब यहाँ पे फिर से आप 7 गुणा कर दीजिए। तो ये 7 और ये 9 पर बस ध्यान दीजिए। 7 ही नहीं आता, मतलब 7 9 से अगर आप देखते हो तो आपके पास कितना आता है 63 आता है। तो उत्तर यहाँ से आपके पास मिला 63 या 63। 63 में भी आप ध्यान दोगे सिर्फ और सिर्फ 3 का, क्योंकि इकाई अंक की बात करें यूनिट डिजिट की। फिर मल्टीप्लाई करोगे 7 को, अब देखो 4 बार हो गया 1 2 3 और ये 4। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली याद हो जाएगा। उसका डायरेक्ट हमें इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब देखिए 7 3 जा, अब 7 3 जा 7 3 अगर हम देखते हैं तो आपके पास कितना आया 21। 21 में भी हमें किस पर ध्यान देना था यूनिट डिजिट या इकाई अंक, तो ये आ गया 1। इसका मतलब कि अगर हम 7 की साइक्लिसिटी देखें तो वो होता है 4। क्योंकि 4 होता है इसलिए अब हम इसे लिख सकते थे 7 और उसका पावर 4। अब इस 654 को हमें इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में रखना होगा। 654 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कर रहा हूँ, 654 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा। आपने किया 4 1 जा 4, 6 से 4 गए 2, 5 आया, 4 6 जा आता है यहाँ पर 24। अब यहाँ पे क्रॉस 5 से 4 को बचा 1, ये 14, तो 4 3 जा 12। रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है 4 से 2 गए बचे 2। ठीक है, ये रिमाइंडर बचा, तो ये हमारे काम का है। तो हम इस 7 टू द पावर 654 को क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे आपके पास 7 टू द पावर 4, और ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ देखिए 163 से, तो आप यहाँ रख दोगे 163 इनटू आपके पास जो रिमाइंडर आया या शेषफल आया उसे रखना पड़ेगा 7 की घात 2 या 7 की पावर 2। अब देखिए 7 की पावर 4, अभी हमने क्या देखा 7 की पावर 4 अगर 4 बार गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है 1। क्योंकि 1 आता है इसका मतलब हमारे इस स्थान पर 1 आएगा, और अगर 1 आता है तो उस 1 की पावर चाहे कुछ भी रहे 163 रहे कुछ भी रहे उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो अब हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब हमें किसके बारे में सोचना है, इनटू में क्या था 7 टू द पावर 2, और 7 टू द पावर 2 या 7 की घात 2 की बात करते हैं तो ये वैल्यू देता है 49 देता है। 49 में भी सिर्फ किसकी बात करना है 49 में यूनिट डिजिट की, तो वैल्यू आ गया 9। तो इस बड़े से क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आपके पास 9। इस तरीके से आप इसे निकालोगे। कुछ देर मैं रुकता हूं ताकि आप इसे दोबारा देख ले, हार्डली 30 सेकंड तक, फिर मैं इसे रब कर देता हूं।
ये देखिए 9 हमारा आ गया। ठीक वैसे ही अब आपके पास फिर से एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, 7 टू द पावर 65 और 6 का पावर 41 दिया गया है, 3 की पावर जो दी गई है वो 57 दी गई है। अब इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। तो हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि साइक्लिसिटी किस अंक की, किस नंबर की, किस मल्टीप्लिकेशन तक आता है। तो 7 का आपने देखा था 4, ठीक वैसे ही पहले हम 3 का देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हम 3 का और 6 का अगर देखते हैं तो 3 का भी हमें 4 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा इसे बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, अब आपके पास 4 का तो हमने देख लिया, सॉरी 7 का तो हमने देख लिया, साइक्लिसिटी 4 आएगा। ठीक वैसे ही अब हम ध्यान देते हैं 3 का। देखिए 3 गुणित 3 या 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपको दे देगा 9। अब इस 9 को किससे और गुणा करना है, 3 से। तो 3 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो 3 या 27 या 3 9 या 27। 27 का सिर्फ क्या लेना है हमें, 7। तो ये 1 2 और ये 3, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, एक और बचा गुणा करने के लिए 3। तो 3 सत्ते या 3 7 से अगर हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 21। तो ये आ गया 1। तो इसका मतलब कि 3 को भी हम अगर 4 बार गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब 3 का भी हमारे पास 4 की साइक्लिसिटी मिल गई। एक और चीज़, 6 का आप कितने भी नंबर्स रखिए हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा, ये आप जानते हो। 6 को चाहे आप कितने बार भी आप गुणा करो, 6 गुणित 1 करो, 6 गुणित 6 करो, या जितने भी बार आप मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 6 या इकाई अंक 6 ही आएगा। इसलिए 6 के केस में डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। तो देखिए अभी 7 टू द पावर 65 को रखने के लिए हमें इतना तो क्लियर हो गया कि 7 की पावर 4 रखनी है। तो अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रिमाइंडर या शेषफल को हमको ध्यान में देना होता था। तो आप 65 को सीधा सीधा रफ में आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो 4 आया, 4 1 जा 4, 6 से 4 गए, बचे 2, ये 25, और यहाँ पे 6 4 जा 24 होता है, इसलिए आपने यहाँ पे ये रखा और ये आया रिमाइंडर 1। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम रखेंगे 16 और आपके पास आया था 7 टू द पावर 1 जो रिमाइंडर बचा। ऊपर में क्या था, यहाँ पे 6 की पावर चाहे कितनी भी रहे इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। नेक्स्ट आपके पास 3 टू द पावर 57 है, इसका अभी हमने जाना कि ये भी होता है 3 टू द पावर 4 आएगा ही। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही 57 जो आपके पास दिया गया है, इस 57 को भी आप, यह वाला 57 को भी आप 4 से डिवाइड करके देखिए, क्योंकि आपने देखा था कि 4 जो है 3 की साइक्लिसिटी में आता है। तो 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1 आया 7, तो ये बन गया 17 या 17। तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16। तो आपके पास से बचेगा 7 से 6 1 बचा। तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो क्या आया, 1। तो आप इसे क्या लिख सकते थे, 3 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखिए 14, 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 3, 3 की पावर 1। अभी आपने देखा 7 की पावर 4 होगी, हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 का फिर चाहे कितनी भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे कितना भी पावर रख दो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसे ड्रॉप करो, 7 की घात 1 या फिर 7 की पावर 1 7 देगा, इंटू 6 देगा, इंटू 3 की पावर 4 1 देता है, और 1 का पावर आप चाहे 14 रखो चाहे 20 रखो हमेशा 1 ही आएगा। तो आपने 1 रखा और एक बचा हुआ टर्म 3 टू द पावर 1 मतलब 3। तो अब आपको गुणा क्या करना है, सिर्फ इन नंबर्स को। अब आपको सिर्फ गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इन नंबर्स को। तो 7 3 जा 21, 21 और उससे गुणा कर दो आप किसे, 6 से। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 18। तो ये आपके पास नंबर आया 186 या 186। मगर उस 186 में भी किसे लेना है, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। ये आ गया आपके पास उत्तर। तो इस तरीके से आपको साइक्लिसिटी पर वर्क करना है। तो जब कभी साइक्लिसिटी की बात आएगी आपको याद होना चाहिए 7 का 4 की साइक्लिसिटी है, 3 की बात हो रही तो 4 की साइक्लिसिटी है, 6 का चाहे आप कितना भी पावर रख दीजिए हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक वैसे ही 5 को आप करके देख लीजिएगा क्या यूनिट डिजिट आता है, 1 का हमेशा 1 आता है। 2 का क्या साइक्लिसिटी है, ये आप गुणा करते हुए आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जनरली इन प्रश्नों को लेता है, इसलिए मैंने इसे आपकी स्क्रीन पर लाया हूँ। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, 6 आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्चुअल में जो पता रहना चाहिए वो है आपके फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आपके स्क्रीन में आपके पास दिखाई दे रहा होगा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखिए।
यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 है तो आप इसकी वैल्यू निकालिए। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे a और b की वैल्यू मत रखिएगा। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे या मान रखोगे तो आपके पास ये बहुत बड़ी संख्या होगी जिसे सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब कर रहे थे तब आपने देखा था a माइनस बी ये होगा, और साथ ही में आपके पास क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके यह आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस आप कर दोगे बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ही होता है, इसी फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट में या फिर ऊपर में है उसे एज इट इज़ रख दो। यह आ गया आपके पास ए बी प्लस आ गया आपके पास बी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किसे डिवाइड करोगे, अब आप इस फॉर्मूला का सीधा सीधा रखते जाओगे। फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी, यह आ गया a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर प्लस ए बी जो फॉर्मूला ही होता है प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने देखा तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ये देखिए a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 11, b की वैल्यू क्या है 9। तो हमें करना क्या है 11 माइनस 9, क्योंकि a माइनस बी बोल रहा है तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये आ गई 2, तो ये वैल्यू हो गई 1/2, या फिर इसे आंसर दे सकते हैं 0.5 या फिर 0.5। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात थी, जो हमें सीखना था, वो ये था कि हमें फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। फॉर्मूला कंठस्थ होगा, याद रहेगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लास 8 की बुक में आपके पास फॉर्मूले मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर्मूला जब तक आपके पास याद नहीं रहेगा, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चंस को 30 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जो सॉल्व करके बता रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है कि मैं इसे लंबे तरीके से बताऊँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो आपके मस्तिष्क में वो कैलकुलेशन चलता रहेगा और 30 सेकंड से 1 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए अब आपके पास क्या दिया गया है, यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक है, इंग्लिश मीडियम इसे धन मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब नंबर्स की बात कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ले रहा है a और b को, और जहां पर आपके पास वैल्यू दी गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी, a का मान क्या होगा। अगर इस तरीके से प्रश्न आपके पास आया है तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए। फॉर्मूला आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू तो आपके पास दिया गया है 19, मगर इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला इसी में ही आता है एक अटैच होकर के a माइनस बी, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या आया 19। 19 को आप क्या लिख सकते थे 19 इंटू 1 या फिर 19 गुणित 1, ये लिखा जा सकता है क्योंकि 19 एकम 19 या फिर 19 वन 19 ही मिलेगा। अब क्योंकि ये धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, धन मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब पॉजिटिव परफेक्ट नंबर है, अगर ये परफेक्ट नंबर है तो आप इस तरीके के पेयर बना सकते हो। ये मैथ्स कहता है। इसका मतलब आप पेयर हम कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए a प्लस बी का पेयर अगर 19 है तो a माइनस बी का पेयर क्या बन जाएगा 1, क्योंकि क्या दिया गया है धन पूर्णांक। इतना आपके माइंड में ऑलरेडी चलता रहना चाहिए प्रैक्टिस होने के बाद। तो हम इसे लिख सकते थे a प्लस बी इक्वल टू 19, एक इक्वेशन या समीकरण बना। दूसरा a माइनस बी इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन या समीकरण बना। अब आप सीधा सीधा जोड़ लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है कैंसल आउट, चले गया। a प्लस ए कितना आया 2a, लिख लीजिए। 19 प्लस 1 को आप जोड़े तो कितना आ जाएगा 20। अब आप देखिए ये 2 एकम 2 और ये 2 दहाम 20, या फिर 2 1 2 2 10 20, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, तो ये आ गया वैल्यू आपके पास, इस a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। इस तरीके से ये जो प्रश्न है वो आपका हल होगा। मैं इस प्रकार के जो प्रश्न आपको हल करके दे रहा हूँ, आपके पास पीडीएफ तो अभी मिल जाएगा, इसके बाद ज़रूर जाकर के यूट्यूब के जो मेरे सॉल्यूशंस हैं उसे दोबारा देखिएगा ताकि आप ना भूलो, और इससे रिलेटेड आरएस अग्रवाल में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं।
देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पास दिया गया है, वो ये है कि 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7, 7 की पावर d इक्वल टू 8 हो, तो आप इसका वैल्यू निकालिए। a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d, इन सब की वैल्यू आप निकालिए। जब कभी अगर वो इस प्रकार का प्रश्न देता है तो हमें चिंतित नहीं होना है, हमें इस बारे में सोचना है कि आपके पास ये जो क्वेश्चंस आ रहा है वो कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। वो कैसे, यहां देखिएगा। आपके पास सबसे पहले हमने देखा कि मैं इसे लेता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा एट लास्ट 8 और जो 4 है वो आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? 4 जो है वो किसका प्रोडक्ट है? 2 का, या गुणनफल 2 का ही है। 8 जो है वो किसका है? ये भी गुणनफल या प्रोडक्ट है, 2 का ही प्रोडक्ट है। इसलिए 8 और 4 को मैं बेस बनाऊंगा। अगर हम इसे बेस बनाते तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, यहां ध्यान से देखिएगा। 8 इक्वल टू आपके पास दिया गया है 7 की पावर d, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर d, d को भूल जाओ, सिर्फ 7 की जगह हम क्या लिख सकते थे? यहां देखिए 6 की पावर c, तो ये 6 की पावर c तो आ गया, पहले से क्या था? d, ठीक है, रख दीजिए। अब 6 की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये देखिए ये 6 है, इस 6 की जगह आप क्या लिख सकते थे? 5, तो आप लिख सकते थे 5 की पावर क्या था? b था, और पहले से वहां पे c और d भी था, आप लिख दिए। अब इस 5 की जगह, ये वैल्यू ऑफ 5 की जगह क्या आ रहा है? 4, तो आप इसे लिख सकते थे 4 की पावर a, और पहले से वहां पर दिया गया a b c d। चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 8। अब हमारा देखो बेस मिलने लगेगा, क्यों? 2 इसका बेस होता है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और पहले से था a b c d। अब आप देखो मैथ्स कहता है कि अगर बेस सेम हो और इक्वल टू के लेफ्ट और राइट हैंड साइड की ओर हो तो आप ये दोनों को बराबर लिख सकते हो। तो हम इसे क्या लिख सकते थे? हम इसे लिख सकते थे 3 इक्वल टू 2 ए बी सी डी। अब इस ए बी सी डी को मैंने ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ था, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब इस 2 को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड हो जाएगा 3/2 इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी डी। और 3/2 या तो ये आंसर दिए रहेगा या फिर आप इसे गुणा कर डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है, इक्वल टू ए बी सी डी। तो ये रहा आपका उत्तर। तो इस प्रकार के बड़े प्रश्नों को आपको ऐसे ही मस्तिष्क का प्रयोग करके 30 सेकंड में सॉल्व करना है। ध्यान ये देना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रिक जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ आप लोगों के लिए आसान करने के लिए टीचर्स को बताना पड़ता है कि ऐसा कुछ है, ताकि नॉन मैथ्स स्टूडेंट आसानी से इसे बना सके, ठीक है। आंसर हम हमारा चेक करते हैं, तो आंसर देख लीजिए, बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपके पास 3/2, वो हमारा निकल चुका है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक मतलब कि इन रियलिटी की बात कर रहे हैं, संख्याएं मतलब कि नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे हो कि ए बी इक्वल टू 0, तो आपके पास वो पूछ रहा है उत्तर बताइए। किसका उत्तर बताइए? यहां देखिएगा। अब आपके पास अगर वो उत्तर निकालने बोल रहा है तो हम इसे बताएंगे कि आपके पास देखिए ए बी अगर आपके पास दिया गया है तो ए बी इक्वल टू हमारे पास 0, ए और बी आपके पास दो संख्याएं दी गई थी, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? जब हम उसे निकालने जाएंगे तो विशेष ध्यान हम ये देंगे कि आपके पास ए इक्वल टू उसने पहले क्या दिया, बी इक्वल टू उसने क्या दिया था, और ए बी इक्वल टू 0 हो तो आपके पास विकल्प 4 विकल्प दिए रहेंगे। इन विकल्पों को हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको बना रहा हूँ, आपके पास दिया था कि a इक्वल टू 0। अगर आपके पास a इक्वल टू 0 दिया गया है तो आपने इसे कैसे निकाला? इसे मैं कंसेप्चुअली बना करके दिखा रहा हूँ आपके पास। यहाँ देखिएगा आपके पास दिया गया था कि a और b कोई वैल्यूज़ है, ये a है, हाँ स्क्रीन, हाँ आदित्य आप चिंता ना करो, स्क्रीन में कुछ इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था उसके ऑप्शंस में 4 अलग अलग तरीके से ब्लैंक स्क्रीन में बना करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे हटा दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास बोला है कि ए और बी दो नंबर्स दिए गए हैं, तो ए और
बी, यहाँ पर ए और बी जो गुणनफल या प्रोडक्ट के फॉर्म में था उसका अगर ज़ीरो है तो 4 ऑप्शंस दीजिए। एक्चुअल में आपके पास ऐसा क्वेश्चन बोला था इससे पहले, ए और बी 2 नंबर्स हैं और ए साथ ही साथ वो बोला है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आपको इक्वल टू 0 दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन में। वो 4 ऑप्शन था वो मैं बता रहा हूँ, उसे देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया हूँ। एक ऑप्शन है ए इक्वल टू 0 तथा, ऐसा ही लिखा था। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। बी इक्वल टू 0 ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन उसमें दिया गया है ए इक्वल टू 0 बट बी नॉट इक्वल टू 0। तीसरा आपके पास ऑप्शन दिया गया है ए नॉट इक्वल टू 0 बट बी इक्वल टू 0। और जो चौथा जो ऑप्शन आपके पास दिया गया था वो दिया हुआ था ए इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा वर्ड में, फिर उसके बाद लिखा गया था अथवा। ये एमबीए के एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 0 अथवा, या कहते हैं उसे इंग्लिश में, और बी इक्वल टू 0, फिर दिया था यहां पर कॉमा दे करके अथवा या फिर या, अथवा या, यहां लिख रहा हूं मैं प्रत्येक मतलब कि हर कोई किसकी वैल्यू, प्रत्येक मान या वैल्यू, किसकी वैल्यू बोल रहा है, प्रत्येक मान ए हो या बी हो इक्वल टू 0, उसने ये बोला था प्रत्येक मान किसका, ए और बी का इक्वल टू 0। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्वेश्चन ये था कि आपके पास 2 नंबर दिए गए, वो 2 नंबर कौन से, ए और बी, ऐसा ही बोला है। और साथ ही साथ दिया गया कि उनका जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है वो ए बी इक्वल टू 0 है। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एमबीए का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ किया है। इसके चारों ही विकल्प सही हैं, परंतु इसमें जो सबसे सटीक विकल्प है वो है चौथा। ये देखिए चौथा, क्यों मैं उसे बता रहा हूं। अगर ए और बी अगर 0 है तो कब होगा, देखो पहला ऑप्शन क्यों सही है, पहले से चलते हैं। ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 ये बिल्कुल सही है। मैथ्स अगर कहता है अगर आप 0 इंटू 0 करोगे तो वैल्यू आपके पास 0 आएगी, मतलब ये तो बिल्कुल सही बोल दिया। ए की वैल्यू 0 रखो और बी की वैल्यू 0 रख सकते, तथा मतलब और। दूसरा देखिए, दूसरा भी सही है। कैसे, क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 0 मगर बी की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो भी ए बी का जो ये प्रोडक्ट है वो 0 आएगा, बिल्कुल सही। मान लीजिए ए की वैल्यू 0 हमने रखा, ए की वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 रखा मगर बी की वैल्यू 2 रखे तो भी 0 आ रहा है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपके पास क्या बोल रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0 बट बी इक्वल टू 0, मतलब वही चीज है। अब ए की वैल्यू आप 0 नहीं रख रहे हो, मान लीजिए अब ए की वैल्यू हमने 2 रख दिए मगर हमने बी की वैल्यू अगर 0 रखे तो भी 2 0 0, ये देखिए ये फॉलो कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। चौथा देखिए, ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए या बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब कि या तो ए की वैल्यू आप 0 रख दो या बी की वैल्यू 0 रख दो, दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगा प्रोडक्ट करने में, जो बिल्कुल सही है, जो हमको दूसरे और तीसरे ऑप्शन से दिखाई दिया। एक में हमने ए इक्वल टू 0 रखा और दूसरे में हमने बी इक्वल टू 0 रखा तो भी प्रोडक्ट हमको 0 मिला, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन क्लियर कर गया, ये ऑप्शन क्लियर किया आपका इस इक्वेशन, सॉरी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को ये बिल्कुल सत्य साबित कर रहा है। अब उसके बाद हो रहा है अथवा या प्रत्येक की जो वैल्यू है ए की या बी की वो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, प्रत्येक की वैल्यू ए बी इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन को सही बता रहा है, देखो ए की वैल्यू 0 रखे बी की वैल्यू 0 रखे तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट को भी सही साबित किया, सेकेंड को भी साबित किया और थर्ड को भी साबित किया, इसलिए आप इसे बोलोगे दैट ए इक्वल टू, सॉरी फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। यस आदित्य, कोई डाउट है जल्दी पूछिए, टाइम वैसे ऑफ हो रहा है, मीटिंग ऑफ हो जाएगी। यस नो डाउट, ओके ठीक। तो ये था आपका एमबीए का एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ था और थोड़ा सा टफ था, और ये इसके चारों विकल्प सही थे मगर सबसे सही जो आपने माना वो आपने माना आपके पास वो फोर्थ ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास थी जो मैं आप यहीं खत्म कर रहा हूँ। कल से हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे। टाइम आप लोग अपने हिसाब से मुझे सुबह या फिर शाम को इनबॉक्स कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे अभी।